हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का भी ख्याल काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी फैमिली में स्वागत करता हूँ। आज है 12 अप्रैल 2022 और आज द द बिहार न्यूज़ एनालिसिस कवर करने के पहले जो कि सबसे पहले हम लोग कोटेशंस कवर करते हैं, जो कि आज के डेट में जो कोटेशन जिसके द्वारा लिखा गया है कृष्ण मोहन झा के द्वारा, आप देख सकते हैं। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। ठीक है, जुनून बनने के लिए यहाँ पे बात कही जा रही है। अपने लक्ष्य को लेकर के एनर्जेटिक बनने की बात यहाँ पे कही जा रही है। अपने अंदर वो डेडिकेशन होना चाहिए, वो विश्वास होना चाहिए, वो परिश्रम होना चाहिए जिसको लेकर के आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए चल रहे हैं। फल जरूर मिलेगा, सफलता जरूर मिलेगी, उसी को लेकर के बात कही जा रही है। तो अपने अंदर जो जज्बा है, जो जोशीले मिजाज है, उसको आपको बरकरार रखना है, जुनूनियत को बरकरार रखनी है, विश्वास अपने आप को रखते हुए चलना है कि आप ये कर पाएंगे और आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच पाएंगे। परिश्रम में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। तो ये आज का कोटेशंस था। आइए स्टार्ट करते हैं आज का बिहार न्यूज़ एनालिसिस। सबसे पहले बिहार न्यूज़ एनालिसिस कवर करने के पहले जल्दी से इन्वाइट कर दिए सभी लोग को, सेशन को शेयर करते ज़्यादा ताकि सभी लोग ज्वाइन हो सके और सभी लोग स्टार्टिंग से ये न्यूज़ कवर कर सके। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे ये क्लासेस 6:45 में होती है ताकि आप इसको ज्वाइन कर सकें। और इसके बाद फिर आपका PYQ डिस्कशन होगा 8 बजे, तो उसको मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग रात के 8 बजे, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा सभी लोग। लिंक आपको इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसी चैनल पे आपको नेक्स्ट वीडियोस आपको दिख जाएंगे, तो लाइव आप उसमें कनेक्ट हो जाइएगा रात में 8 बजे। पहला न्यूज़ आज की तरफ, आज का न्यूज़ हम लोग कवर करने के पहले जो सबसे पहला काम हम लोग यहाँ पे करते हैं, बिहार के मैप को हम लोग यहाँ पे एनालाइज करते हैं। तो बिहार के मैप को सबसे पहले एनालाइज करते हैं। देखिए सबसे पहले कहाँ पे कौन कौन सा लोकेशन है, कौन कौन सा जिला आपको यहाँ पे पड़ता है। तो वेस्ट चंपारण देख सकते हैं, ईस्ट चंपारण देख सकते हैं, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीहोर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, शेखपुरा, नालंदा, जमुई, लखीसराय, बांका, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार देख सकते हैं, दरभंगा, मधुबनी, ये सारे लोकेशंस आप देख सकते हैं कहाँ पे कौन कौन सा जिला आपका है। और एक तरह से आप ध्यान में रखिएगा कौन कौन सा जिला कहाँ पर है और कौन कौन सा जिला किसके जिला को टच कर रहा है। ठीक है, बाकी राज्यों को जो टच करता है बिहार, ये आपको उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेपाल को यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पे नेपाल को यहाँ पे टच करता है। ठीक है, चलिए यहाँ से एक होमवर्क देता हूँ आपको। अभी पहला ट्रेन स्टार्ट किया गया, फर्स्ट ट्रेन यहाँ पे स्टार्ट किया गया है भारत और नेपाल के बीच में। भारत और नेपाल के बीच में चलना आपको बताना है, वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, और एंड पॉइंट बताना है, डेस्टिनेशन कहाँ से ये स्टार्ट होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है। स्टेशन का नाम आपको बताना है, कहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ से ख़त्म होता है, जो अभी भारत और नेपाल के बीच में जो ट्रेन आपकी चलनी स्टार्ट हुई है। ठीक है, चलिए आइए पहला न्यूज़ आज का यहाँ पे कवर करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बुधवार गुरुवार को अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में निरीक्षण यहाँ पे करेंगे। तो अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में निरीक्षण करेंगे। ठीक है, निरीक्षण करने को लेकर के बात कही जा रही है। आप देख सकते हैं प्रत्येक बुधवार और गुरुवार को अधिकारी ग्रामीण इलाकों में योजनाओं का यहाँ पे निरीक्षण करेंगे। योजनाओं का यहाँ पे निरीक्षण यहाँ पे किया जाएगा और जनता की समस्याओं का मौके पर समाधान भी किया जाएगा। शुक्रवार को प्रखंड, अंचल और थाना स्तर पर अधिकारी लोगों से यहाँ पे मुलाकात कर उनकी समस्या यहाँ पे सुनी जाएगी। तो डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सोमवार को इस संबंध में जिला से लेकर प्रखंड और अंचल स्तरीय अधिकारियों के लिए गाइडलाइन यहाँ पे जारी की है। जिला और अनुमंडल स्तर के मुख्य प्रशासनिक प्राधिकरण कार्यालय अवधि में अपने निर्धारित कार्यालय प्रकोष्ठ में रहकर ही कार्य करेंगे। कार्य अवधि में आवासीय कार्यालय में कार्य निष्पादित वर्जित होगा। क्षेत्र भ्रमण के दौरान संबंधित क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के टोलों पर का भ्रमण अवश्य यहाँ पे करेंगे ताकि उनके मध्य विकास कार्यों का प्रभावी निरीक्षण सुनिश्चित किया जा सके। तो उनको लेकर के जो भी योजनाएं वगैरह हैं उनका यहाँ पे निरीक्षण यहाँ पे किया जाएगा। जनता की समस्याओं को यहाँ पे सुना जाएगा अधिकारियों के द्वारा। डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सोमवार को इस संबंध में जिला से लेकर प्रखंड और अंचल स्तरीय अधिकारियों के लिए गाइडलाइन यहाँ पे जारी की गई है ताकि वो ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के सभी योजनाओं को लेकर के एक बार निरीक्षण करेंगे। खास करके अनुसूचित जनजाति के टोलों का भ्रमण भी अवश्य वहां पे किया जाएगा। ठीक है, उनके बीच में रह करके विकास कार्यों का पूरी तरह से यहाँ पे निरीक्षण सुनिश्चित किया जाएगा कि जो चीज़ें स्कीम्स वगैरह है वो सारी स्कीम्स वगैरह जो सरकार की उन तक पहुँच पा रही है कि नहीं पा रही, किन किन चीज़ों का वो लाभ उठा पा रही है कि नहीं लाभ उठा पा रहे, उनसे रिलेटेड जो बहुत सारी योजनाएं जो हैं जो सरकार निकाल रही है, क्या उन तक उनके बारे में पहुँच के मतलब जानकारी पहुँची है कि नहीं पहुँची, इन सारी चीज़ों का यहाँ पे निरीक्षण किया जाएगा। उनकी समस्याओं को देखा जाएगा। ठीक है, उनको अपग्रेड
करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा जिस पंचायत का भ्रमण किया जाएगा उस पंचायत के निम्नलिखित सहित विविध योजनाओं कार्यक्रमों का स्थल निरीक्षण किया जाएगा। तो जिस पंचायत वगैरह में जाकर के भ्रमण किया जाएगा उसका वहाँ पे योजनाओं के बारे में वहाँ पे पूरी तरह से बताया जाएगा और निरीक्षण भी किया जाएगा कि कौन कौन उस योजना से लाभ उठा रहे हैं और कौन कौन उससे वंचित है और क्या क्या समस्याएं हैं उस योजना से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएगी। विकसित बिहार के 7 निश्चय की योजना जैसे जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र DRCC की गतिविधियों कुशल युवा कार्यक्रम के तहत संचालित कौशल प्रशिक्षण केंद्र हर घर नल का जल के तहत क्रियान्वित ग्रामीण एवं शहरी पेयजल योजना, घर तक पक्की गली नाली की योजनाएं, चिकित्सा महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक संस्थान, GNM, ANM, नर्सिंग, ITI संस्थान आदि यहाँ पे शामिल है। इन सभी योजनाओं को वहाँ पे जाकर के निरीक्षण होगा, प्रशिक्षण यहाँ पे किया जाएगा कि उन तक ये सारी चीज़ों का फायदा पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा। इसके अलावा किन किन और चीज़ों का निरीक्षण होगा उसके बारे में भी थोड़ा सा देख सकते हैं। उच्चतर माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय की बात यहाँ पे कही जा रही है। सरकारी आवासीय विद्यालय छात्रावास की बात कही जा रही है। आंगनबाड़ी केंद्र का यहाँ पे निरीक्षण यहाँ पे किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा केंद्र एवं विभिन्न स्तर के अस्पताल, लक्षित जन वितरण प्रणाली दुकानें, ग्रामीण सड़कों का निर्माण एवं अनुरक्षण, मनरेगा आवास योजनाएं तथा पंचायत सरकार भवन आदि शामिल है। तो ये आप देख सकते हैं जिसको लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। तो बुधवार और गुरुवार को अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के योजनाओं का यहाँ पे निरीक्षण करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। ये आज का पहला नंबर न्यूज़ है, ठीक है। क्लियर? इंग्लिश मीडियम के हैं जितने लोग समझिए ध्यान से, है ना। उसी तरह से हिंदी मीडियम के जितने लोग हैं द हिंदू आपको ज्वाइन करना है और चीज़ों को समझना है, ठीक है। अम्बेडकर जयंती की तैयारी को यहाँ पे सम्मानित यहाँ पे बेसिकली तैयारी को समिति की गई है। तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी तो 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर समारोह आयोजित करने के लिए तैयारी समिति का गठन यहाँ पे किया गया है। अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज करेंगे। तो इसके हेड कौन है? जो इस समिति का गठन जो इन्होंने किया है तो प्रिंस राज। मुख्य अतिथि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस होंगे। तो यहाँ पे मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट के रूप में कौन रहेंगे? तो ये पशुपति कुमार पारस होंगे। तैयारी समिति में प्रधान महासचिव केशव सिंह, महताब आलम, अंबिका प्रसाद बीनू, घनश्याम कुमार दाहा, उपेंद्र यादव, डॉक्टर स्मिता शर्मा, रंजित पासवान, पारसनाथ गुप्ता, परवेज खान आदि यहाँ पे शामिल है। यह आप देख सकते हैं 14 अप्रैल को बेसिकली अम्बेडकर जयंती है, उसी की तैयारी को लेकर के यहाँ पे समिति का गठन किया गया है। प्रिंस राज उसके अध्यक्ष है और मुख्य अतिथि के रूप में कौन है? पशुपति कुमार पारस, ठीक है। दूसरा नंबर न्यूज़। आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी यहाँ पे की गई है, ठीक है। 3% की यहाँ पे बढ़ोतरी की गई है। 5 लाख सरकारी कर्मियों व 3 लाख पेंशन धारकों को मिलेगा यहाँ पे लाभ। तो बिहार में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों का महंगाई भत्ता 31% से बढ़ाकर 34% किए जाने को लेकर वित्त विभाग ने संकल्प जारी कर दिया है ना। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसके तरफ से यहाँ पे संकल्प यहाँ पे जारी कर दिया गया है। इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ सरकारी कर्मियों एवं पेंशनधारियों को 1 जनवरी 2022 के प्रभाव से मिलेगा। तो ये भत्ते का जो लाभ मिलेगा तो सरकारी कर्मियों हैं उनको 1 जनवरी से ही आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सरकार के इस निर्णय से राज्य के खजाने पर सालाना 1133 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, ठीक है। शनिवार को वित्त विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी किए जाने संबंधी संकल्प जारी किए जाने की सूचना दी है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के अनुरूप महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी किए जाने को लेकर राज्य मंत्रिपरिषद के ने पहले ही अपनी मंजूरी दे दी थी। सरकार के इस निर्णय से राज्य के करीब 5 लाख सरकारी कर्मियों एवं 3 लाख पेंशन धारकों को लाभ होगा। तो 5 लाख सरकारी कर्मियों, 3 लाख पेंशन धारकों को इससे लाभ होगा। राज्य के खजाने पर सालाना 1133 करोड़ का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा, आप देख सकते हैं। तो महंगाई भत्ते की राशि का नकद भुगतान यहाँ पे किया जाएगा। विभाग के अनुसार उच्च न्यायालय, बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद के कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान में इस महंगाई भत्ते का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय अध्यक्ष, बिहार विधानसभा एवं सभापति, बिहार विधान परिषद की स्वीकृति से दे होगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 31 से 34% यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। तो 3% की यहाँ पे बढ़ोतरी हो गई है, ये ध्यान रखिएगा महंगाई भत्ते को लेकर के, ठीक है। डियरनेस अलाउंस की बात यहाँ पे कही जा रही है इंग्लिश में अगर कहे तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 4th नंबर न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं राजगीर और बोधगया में सोलर बिजली की आपूर्ति यहाँ पे होगी। तो राजगीर बोधगया की बात यहाँ पे कही जा रही है।
देख सकते हैं राज्य के 2 शहर राजगीर और बोधगया के सभी घरों में सोलर बिजली की आपूर्ति होगी। पटना के कुछ हिस्सों में भी इसकी आपूर्ति की जाएगी। तो बेसिकली 2 जिला है, आप देख सकते हैं राज्य के, राजगीर और बोधगया, याद रखिएगा। इसको लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। दोनों शहरों के सभी घरों में की जाएगी आपूर्ति। तो सभी घर यहाँ से आपके क्या होंगे, इसका फ़ायदा उठा सकेंगे, सभी लोग को घरों को इसका फायदा मिलेगा। ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। देख सकते हैं सौर उपकरणों में से उत्पादित बिजली की आपूर्ति के लिए विद्युत कंपनी ने भारत सरकार के उपक्रम सोलर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से 25 वर्षों तक यानी 480 मेगावाट बिजली की खरीद करने का करार किया है। यहाँ एग्रीमेंट आप देख सकते हैं, सौर उपकरणों से उत्पादित बिजली की आपूर्ति के लिए विद्युत कंपनी ने भारत सरकार के उपक्रम सोलर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से 25 वर्षों तक 480 मेगावाट बिजली की खरीद करने का करार दिया है और 150 मेगावाट सोलर बिजली जीआरटी ज्वेलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और 330 मेगावाट और बिजली एसबीआई रिन्यूएबल 16 प्राइवेट लिमिटेड आपूर्ति करेगी। इसके द्वारा क्रमशः 2.53 रुपये और 2.65 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली की आपूर्ति यहाँ पे की जाएगी, जो सामान्य ताप बिजली इकाइयों के मुकाबले सस्ती होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो सौर ऊर्जा से बिजली का यहाँ पे उत्पादन किया जाएगा और इसकी आपूर्ति विद्युत कंपनी के माध्यम से सभी घरों में की जाएगी और इसमें जो यूनिट उठेगा वो बेसिकली 2.53 रुपये और 2.65 रुपये प्रति यूनिट की दर से यहाँ बिजली की आपूर्ति की जाएगी, जो कि सामान्य ताप से काफ़ी ज़्यादा कम होगा। ये ध्यान रख सकते हैं। इस संबंध में बता दें कि यह व्यवस्था लागू होने के बाद बिहार पूरे देश का पहला राज्य होगा जहां 2 शहरों को 24 घंटे सोलर बिजली का आपूर्ति यहाँ पे किया जाएगा। तो याद रखिएगा 2 शहर कौन से, राजगीर और बोधगया, जहाँ पे ये सोलर एनर्जी से आपके बिजली का उत्पादन यहाँ पे किया जाना है। ठीक है, क्लियर, डन, समझ में आ गया। ये 4th नंबर न्यूज़, ये 4th नंबर न्यूज़ क्लियर हो रहा है सभी को? बताइए समझ में आया? थम्स अप कर दे एक बार चीज़ें। कितने लोग इंग्लिश मीडियम से कैपिटल ई लिखें, हिंदी मीडियम वाले कैपिटल एच। क्लियर, याद रहेगा। राजगीर और बोधगया में सोलर बिजली की आपूर्ति यहाँ पे की जानी है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 5th नंबर न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। सूबे के हर जिले की अपनी स्वास्थ्य कार्य योजना यहाँ पे होगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। 15वें वित्त आयोग से मिलने वाली राशि को खर्च करने के लिए सभी जिलों में जिला स्वास्थ्य कार्य योजना यहाँ पे बनेगी। ठीक है, जिला स्वास्थ्य कार्य योजना यहाँ पे बनेगी। इसको लेकर के पंचायती राज विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि 14 अप्रैल तक कार्य योजना तैयार कर लें। ठीक है, डेडलाइन 14 अप्रैल तक दिया है ताकि जो प्लानिंग है, वर्किंग प्लान है, उसको आप पूरी तरह से तैयार कर लें। इसके बाद जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन लेकर राज्य स्तरीय समिति को उपलब्ध कराएं। ठीक है, जिला से ये जो आपके प्लानिंग है वो लेकर के राज्य स्तर में उस समिति को उपलब्ध कराएं ताकि इस पर आगे कार्य हो सके। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में बिहार की पंचायती राज संस्थाओं को वित्त वर्ष 22-23 में 904 करोड़ 47 लाख स्वास्थ्य क्षेत्र में आवश्यक सुधार सुविधाओं के विस्तार के लिए मिलने हैं और इसी को लेकर जिला स्वास्थ्य कार्य योजना बनाई जा रही है। 15वें वित्त आयोग से मिलने वाली राशि से अस्पताल में आधारभूत संरचनाओं का विकास होगा, विभिन्न तरह की जांच सुविधाएं यहाँ पे बढ़ाना और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को विकसित करने आदि कार्य किए जाएंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों में परिवर्तित किए जाएंगे। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जिलों द्वारा कार्य योजना तैयार की जाएगी। ठीक है, जिसे पूरा करने में स्वास्थ्य विभाग तकनीकी सहयोग देगा। केंद्र से मिलने वाली इस राशि को खर्च और कार्यों के बेहतर ढंग से अंजाम देने के लिए राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तथा जिला स्तर पर जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। जिला स्तरीय समिति में ग्राम पंचायत और नगर निकाय के लिए चयनित प्रतिनिधि भी रखे गए हैं। तो 15वें वित्त आयोग से 22-23 में मिलेंगे 904 करोड़ रुपए, आप देख सकते हैं 904 करोड़ रुपए 47 लाख स्वास्थ्य क्षेत्र में आवश्यक सुधार और सुविधाओं के विस्तार के लिए यहाँ पे मिलने हैं। ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, बिहार के पंचायती राज संस्थाओं को ये इतने रुपए यहाँ पे अनुदान किए जाएंगे ताकि यहाँ की जो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा है उसको यहाँ पे सही किया जा सके, विकसित किया जा सके। स्वास्थ्य केंद्र हो गए, ठीक है, उसी में सुधार लाया जा सके, उसको बेटर बनाया जा सके हर जिले में। ठीक है, उसी को लेकर के ये आपका 5वां नंबर न्यूज़ है।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। न्यूज़ नंबर 6 आप यहाँ पे देख सकते हैं, रबी में 13 लाख किसानों ने किया है आवेदन। ठीक है, रबी की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो फसल कटनी रिपोर्ट आने के बाद पात्रता की जांच कर भुगतान की प्रक्रिया यहाँ पे शुरू होगी। पिछले खरीफ के लिए सरकार ने 35 जिलों के लगभग 2500 पंचायतों का यहाँ पे चयन किया गया था। 15.66 लाख किसान निबंधित हैं गत खरीफ में। 12.94 लाख किसान रबी 22 में निबंधित है। ठीक है, 40,000 खरीफ किसानों को मिल गई है राशि। 2419 पंचायतें खरीफ के लिए यहाँ पे योग्य किया गया। तो रबी के किसानों के लिए फसल सहायता योजना के निबंधन का समय पूरा हो गया है। रबी में इस योजना के लिए अब तक 12,94,063 किसानों ने अपना निबंधन कराया है। फसल कटनी रिपोर्ट आने के बाद इन किसानों की पात्रता की जांच होगी, उसके बाद भुगतान की प्रक्रिया यहाँ पे शुरू की जाएगी। इस बीच पिछले खरीफ के लिए सरकार ने 35 जिलों के लगभग 2500 पंचायतों का चयन यहाँ पे कर लिया है जहाँ के किसानों के उत्पादन में कमी आई है। इन पंचायतों के किसानों को सहायता राशि का भुगतान भी तेजी से चल रहा है। सहकारिता विभाग ने इस साल रबी में अलग अलग फसलों के लिए निबंधन की अलग तारीखें तय की थी। अब निबंधन का समय समाप्त हो गया है। जल्द कटनी रिपोर्ट आने के बाद इनका चयन यहाँ पे किया जाएगा। इस बीच राज्य में पिछले खरीफ के लिए 35 जिलों के किसानों ने योजना में अपनी रुचि दिखाई है। इन जिलों के 280 प्रखंडों के लगभग 2500 पंचायतों को योजना के लिए पात्र माना है। ठीक है, तो उसी को लेकर के आपका न्यूज़ है, ध्यान रखिएगा। चलिए एक होमवर्क यहाँ पे दे रहा हूँ, आपको बताना है। होमवर्क नंबर आज का 2, आपको बताना है रबी सीजन कब होता है, किस मंथ में होता है, और खरीफ बताना है, खरीफ, और इसके एग्जाम्पल भी बताने हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी बताने हैं, कौन कौन से फसल जो होता है वो रबी सीजन के में आपके होते हैं, उपजते हैं, और जो उगते हैं आपके खरीफ सीजन में प्रोड्यूस होते हैं। आपको खरीफ के बारे में बताना है एग्जाम्पल के साथ, और आपको मंथ बताना है किस मंथ से इसका स्टार्ट होता है, और एंड किस मंथ में, कटाई किस मंथ में, बुनाई किस मंथ में होती है, सोविंग किस मंथ में होती है, और हार्वेस्टिंग किस मंथ में होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ था। 13 लाख किसानों ने यहाँ पे किया है आवेदन, उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। तो 12,94,063 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। 7वें नंबर न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। स्कूलों में जून के पहले हफ्ते से चलेंगे निपुण बिहार। आप देख सकते हैं निपुण बिहार की बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, तो बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे एक महती अभियान के तहत पढ़ने लिखने, अक्षर पहचानने, जिसका अर्थ बताने में दक्ष किए जाएंगे, उसका अर्थ बताने में दक्ष किए जाएंगे। जोड़ घटाव और उम्र सापेक्ष अन्य संख्यात्मक कार्यकलापों को हल करने में भी वे सक्षम होंगे। बिहार सरकार का शिक्षा विभाग इसको लेकर जून के पहले सप्ताह से राज्य भर के प्रारंभिक स्कूलों में निपुण बिहार योजना आरंभ करने जा रहा है। विभाग के अपर प्रमुख सचिव ने गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूल खुलते ही इसे आरंभ करने का निर्देश दिया था। विद्यालय शिक्षा समिति, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि और शिक्षा महकमे के सभी अधिकारी इस योजना को सफल बनाने में सहयोग करेंगे। ठीक है, देख सकते हैं स्टेट टास्क फोर्स का गठन यहाँ पे किया गया। किरण कुमारी ने बताया कि निपुण बिहार योजना के लिए राज्य स्तर पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का यहाँ पे गठन किया गया है। जिला और प्रखंड स्तर पर भी यह टास्क फोर्स गठित होगी। राज्य स्तर से प्रखंड और विद्यालय तक की मॉनिटरिंग की जाएगी। योजना को सफल बनाने के लिए 4 स्तरीय तंत्र राज्य, जिला, ब्लॉक, स्कूल स्तर पर संचालित यहाँ पे किया जाएगा। तो निपुण बिहार नाम से इस जून में लॉन्च करने को लेकर शिक्षा विभाग ने जोर जोर से तैयारी आरंभ कर दी है, और इसको निपुण भारत योजना आरंभ यहाँ पे की है। उसमें अपने राज्य में निपुण बिहार नाम से इसे जून में लॉन्च करने को लेकर के शिक्षा विभाग ने जोर जोर से तैयारी आरंभ कर दी गई है। ठीक है, निपुण भारत योजना का पूरा नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी है। इस योजना का मूल मकसद है प्राथमिक कक्षा, खासकर पहली से तीसरी के छात्र छात्राओं के बीच आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता के ज्ञान को पहुंचाना है। पिछले कई माह से शिक्षा विभाग इसे जमीन पर उतारने की तैयारी से जुटा रहा है। शिक्षा विभाग के ऊपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने अपनी अध्यक्षता में हुए फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी फाउंडेशन की स्टेट रिटायरिंग कमेटी की बैठक में योजना को जमीन पर उतारने को लेकर तैयारियों की समीक्षा की है। योजना बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, एनसीईआरटी, यूनिसेफ समेत शिक्षा SCERT के क्षेत्र में
काम करने वाली आधा दर्जन स्वयंसेवी संगठनों की मदद से क्रियान्वित होगी। बीईपी की राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी किरण कुमारी ने बताया कि बैठक में कई अहम फैसले हुए। मई तक निपुण बिहार को लेकर तैयार तमाम शिक्षण सामग्री स्कूलों तक पहुंचा दिए जाएंगे ताकि जून से इसे आरंभ किया जा सके। SCERT ने स्कूल रेडीनेस को लेकर शिक्षण सामग्री तैयार कर ली है। बच्चों के लिए वर्कबुक, अन्य शिक्षण सामग्री, पोस्टर, निपुण बिहार का थीम सॉन्ग भी तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं ये सारी यहाँ पे तैयारी की जा रही है निपुण बिहार को लेकर के। पहले हफ्ते से जून के इसका आप यहाँ पे चलने लगेगा, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, 8वें नंबर न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में 8 अप्रैल तक राजधानी के 26,892 लोगों ने ही किया है मतदान। आप देख सकते हैं अपने शहरों को स्वच्छ देखने के प्रति गंभीरता में पटना अव्वल रहा है। 5 दिन मात्र बचे स्वच्छता मतदान को लेकर के। आप देख सकते हैं राज्य के टॉप 10 से स्वच्छता मतदान को लेकर पटना टॉप पर है और लास्ट में शिवहर है। अपनी राय देने में राज्य के पिछड़े 10 शहर आप देख सकते हैं और टॉप 10 यहाँ पे आप देख सकते हैं पटना, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ, बेतिया, भागलपुर, भगवा, सुपौल, गया। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो वही चीज़ यहाँ पे कही जा रही। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत बिहार के सभी 143 नगर निकायों में स्वच्छता मतदान चल रहा है। 1 मार्च से स्वच्छता मतदान यानी उक्त नगर निकायों में रहने वाले लोगों का यहाँ पे फीडबैक लिया जा रहा है जो 15 अप्रैल तक। देखिए फीडबैक यहाँ पे लिया जा रहा है शहरों के प्रति कि कैसे यहाँ के जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे कैसा काम कर रहे हैं, स्वच्छ रख रहे कि नहीं रख रहे। और 15 अप्रैल तक चलेगा। 8 अप्रैल तक कुल नगर निकायों में कुछ मतदान के आधार पर राज्य भर में पटना पहले स्थान पर आया। देखिए पहला यहाँ पे ओवरव्यू यहाँ पे ले लिया गया है 8 अप्रैल को, जहाँ पे पटना पहले नंबर पर आया, गया शहर 10वें स्थान पर आया, जबकि सबसे पीछे 143 रैंक पर कटिया नगर परिषद रहा है। वहीं दानापुर कैंट नगर परिषद 137 रैंक पर है। हालांकि अभी भी स्वच्छता और मतदान और फीडबैक के लिए 5 दिन बचा है। अगर पिछले बार का आंकड़ा पार नहीं हुआ तो स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतिम रिजल्ट में पटना फिर से पिछड़ सकता है। तो आप देख सकते हैं 15 अप्रैल तक ये मतदान होगा और देखिए इससे अधिक से अधिक लोग इसमें भागीदार बनेंगे और अपनी अपनी राय यहाँ पे देंगे। कोई भी पटनावासी साइट पर जाकर मतदान कर सकते हैं। 8 अप्रैल तक पटना नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले 26,852, मुजफ्फरपुर 9,617, भागलपुर 5,617, गया के 4,625 लोग ही मतदान अभी अपना फीडबैक दे पाए। मतदान में मात्र 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। इससे नगर निगम में अपने काम को बेहतर तरीके से करने में मदद करेगा। तो स्वच्छता मतदान को निष्पक्ष बनाने के लिए इस दौरान आपको 1 टाइम पासवर्ड डालना होगा या आपके मोबाइल नंबर पर आएगा। 5 सवालों का यहाँ पर जवाब देकर होकर मतदान। क्या हमारा पटना शहर स्वच्छता में पूरे भारत में नंबर 1 की पोजीशन पर आ सकता है? क्या आपके द्वारा पटना शहर को स्वच्छता में नंबर 1 शहर बनाने के सिर्फ आपके द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में अपना फीडबैक दर्ज किया है? क्या आप अपने घर में गीले एवं सूखे कचरे को अलग अलग करते हैं? क्या आप अपने घर पर प्रतिदिन कचरा उठाने वाली गाड़ी लाते हैं? और जैसे सवालों का जवाब हाँ या नहीं में देने का विकल्प आपको मिलेगा। प्रश्न के उत्तर के बाद पटनावासी अपना नाम, मोबाइल नंबर तथा हस्ताक्षर का अपना मत जमा कर सकते हैं और ऑनलाइन मतदान की प्रक्रिया पूरे करने से सरल यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, तो उसी को लेकर के आप देख सकते हैं। अभी तक फिलहाल जो है वो पटना नंबर 1 पे है। ये ध्यान रखिएगा पटना तक की आपका मतदान होगा ताकि स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर के देखा जा सके कि कौन सा शहर सबसे टॉप पर है, कौन सबसे नीचे है। ठीक है, तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। स्वच्छ देखने को लेकर के पटना यहाँ पे अव्वल रहा। चलिए मुझे बताइएगा होमवर्क नंबर 3, ये ब्लू डस्टबिन क्या डिपिक्ट करता है और ग्रीन डस्टबिन का क्या मतलब है? ये दोनों का मतलब बताइएगा। ब्लू डस्टबिन ही यहाँ पे ब्लू कलर का अलग अलग कलर का डस्टबिन क्यों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? तो ब्लू डस्टबिन ब्लू क्यों है, ग्रीन डस्टबिन ग्रीन क्यों है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये होमवर्क नंबर 3 था। आगे बढ़ते हैं, न्यूज़ नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। ललित कला अकादमी पुरस्कार से नवाजे गए बिहार के कलाकार। आप देख सकते हैं श्याम शर्मा, ज्योति भट्ट और हिम्मत शाह को नई दिल्ली स्थित देख सकते हैं नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रतिष्ठित फेलोशिप से सम्मानित किया गया। उन्हें उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के हाथों यह पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किया गया है। इसमें 44% कलाकारों को वर्ष 2018 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप एवं संगीत नाटक पुरस्कार और वर्ष 2021 के लिए ललित कला अकादमी की 3 फेलोशिप तथा 20 राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान
करने वाले कलाकारों के साथ इससे जुड़े शिक्षकों एवं विद्वानों को प्रदान किया जाने वाला राष्ट्रीय सम्मान है। इन पुरस्कारों विजेताओं का चयन संगीत नाटक अकादमी की सामान्य परिषद द्वारा किया जाता है। तो कलाकारों में उत्साह यहाँ पे आप देख सकते हैं। बिहार कला मंच के सचिव वीरेंद्र कुमार सिंह ने मंच के अध्यक्ष श्याम शर्मा को ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित पर हर्ष व्यक्त किया। कहा कि इस सम्मान से बिहार में कलाकारों में उत्साह होगा। और मंच के मुख्य संरक्षक अशोक कुमार सिंह ने कहा कि पद्मश्री श्याम शर्मा की कला साधना आज के युवा कलाकारों के लिए प्रेरणादायक है। तो ये देख सकते हैं ललित कला अकादमी पुरस्कार से नवाजे गए बिहार के कलाकार, तो उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। किसके द्वारा ये सम्मानित किया गया? तो एम वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा। अगला न्यूज़ की तरफ बढ़े। 10वां नंबर न्यूज़ आपके सामने है, देख सकते हैं। पीएमसीएच में होगा कॉर्निया प्रत्यारोपण। कॉर्निया आंखों के इलाज को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। तो नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नेत्र रोग विभाग में कॉर्निया प्रत्यारोपण की शुरुआत सोमवार से शुरू होगी। सोमवार से शुरू हो गई है और अस्पताल के नेत्र रोग विभाग के अंतर्गत आई बैंक के तहत पहली बार यह सुविधा शुरू की जा रही है कि सोमवार को पहला कॉर्निया ट्रांसप्लांट वैशाली जिले के हाजीपुर निवासी को हो रहा है। ठीक है। और विभाग अध्यक्ष डॉक्टर राजेश तिवारी ने बताया कि आई बैंक में ज़रूरत है कि मशीन व उपकरण उपलब्ध है, हालांकि मैन पावर की कमी है। उन्होंने बताया कि स्थानीय प्रयास से अभी सभी अगर बात करें केवल कॉर्निया ट्रांसप्लांट की शुरुआत यहाँ पे की जाएगी। कॉर्निया ट्रांसप्लांट शुरू हो जाने दृष्टिबाधित लोग फिर से अपनी आंखों की रोशनी प्राप्त कर सकेंगे। विभाग अध्यक्ष ने बताया कि मैन पावर पर आ जाने से आई बैंक पहले की तरह से काम करने लगेगा। उन्होंने बताया कि यह कार्यरत कर्मी नेत्रदान करने वाले के घर जाकर या उसे यहाँ अस्पताल लाकर सुरक्षित कॉर्निया निकालेगा। ठीक है। तो FICF यहाँ पे आप देख सकते हैं CCF उपाधि से सम्मानित हुए डॉक्टर लोकेश फुलवारी शरीफ में एम्स पटना के बाल रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर लोकेश तिवारी को FICCM फेलो ऑफ इंडियन ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन की उपाधि से सम्मानित किया गया है। यह उपाधि उनको क्रिटिकल केयर के क्षेत्र में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने व विशिष्ट गुणवत्ता के शोध को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में गांधीनगर में यह उपाधि राष्ट्र के चुनिंदा इंटेंसिव केयर विशेषज्ञों को यहाँ पे प्रदान की गई है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो यहाँ पे विशेषज्ञों को यहाँ पे दी गई है, प्रोवाइड की गई है, उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। तो यहाँ देख सकते हैं NMCH में होगा कॉर्निया प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांट की बात यहाँ पे की जा रही है, ये ध्यान रखिएगा। तो न्यूज़ नंबर 10 इज द 11 की तरफ बढ़ते हैं। तो बूस्टर डोज ने 300 से 400% बढ़ाई एंटीबॉडी। आप देख सकते हैं बूस्टर डोज किस दिन से स्टार्ट हुआ था, बताइए जल्दी से। तो 18 वर्ष के ऊपर सभी वयस्कों को कोविड टीके की बूस्टर डोज लगनी शुरू हो गई है और यह बात सामने आया कि इससे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। इसी तरह का एक अध्ययन भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किया है। इसके नतीजे कहते हैं कि बूस्टर की वजह से एंटीबॉडी के स्तर में 400% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारतीय प्रवीण पवार ने राज्यसभा में इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि कोवैक्सीन और एस्ट्राजेनेका टीकों की बूस्टर खुराक के आंकड़े बताते हैं कि इसे लेने के बाद एंटीबॉडी के स्तर में 3 से 4 गुना की वृद्धि हो गई है, 32 गुना तक बढ़ गई है प्रतिरक्षा। और वहीं एक अन्य अध्ययन में ब्रिटेन के वैज्ञानिकों को दावा किया गया कि बूस्टर डोज लगवाने वाले लोगों में संक्रमण से सुरक्षा कवच 32 गुना तक अधिक मजबूत हो जाता है। ठीक है, 32 गुना अधिक मजबूत हो जाता है। लॉसन जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार जिन लोगों को फाइजर की खुराक के बाद एस्ट्राजेनेका टीके की खुराक बूस्टर डोज के तौर पर दी गई है, उन्हें एंटीबॉडी का स्तर 32 गुना अधिक पाया गया है। भारत में एस्ट्राजेनेका का टीका ही कोविशील्ड है, ये ध्यान रखिएगा। भारत में एस्ट्राजेनेका का टीका ही कोविशील्ड है और ब्रिटेन में 2878 लोगों पर शोध के बाद वैज्ञानिकों ने ये दावा किया है। तो दोनों खुराक के बाद ब्रेक थ्रू में टीका असरदार होगा। दोनों खुराक के बाद चपेट में आने वालों ने एंटीबॉडी का स्तर अधिक पाया है। संक्रमण के बाद उन्होंने टीका यहाँ पे लगवाया है, उनमें ब्रेक थ्रू की तुलना में एंटीबॉडीज़ का स्तर कम पाया गया।
डॉक्टर प्रज्ञा यादव का कहना है कि ओमिक्रॉन की तीसरी लहर में टीके का असर यहाँ पे दिखेगा। टीके की बूस्टर डोज बनेगा मददगार। अमेरिकी के यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर मेडिकल सेंटर के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि टीके के बूस्टर डोज भविष्य में महामारी की नई लहर और कोरोना के नए स्वरूपों से बचाने में भी कारगर है। अमेरिका में 18 वर्ष से अधिक उम्र के 600 लोगों पर 24 अलग अलग स्थानों पर हुए शोध के बाद ये दावा यहाँ पे किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ये मददगार होने वाला है और बेसिकली ये उन्हीं लोग को लगेगा जिन्होंने सेकेंड डोज लगने के लगभग 9 मंथ जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। तो ये 11वां नंबर न्यूज़। ठीक है, बाकी पीडीएफ्स की बात करूँ तो यहाँ पे ये 3 पीडीएफ आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुपर का तीनों पीडीएफ ओनली 299 पर मंथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ 300 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 299 पर मंथ में ये तीनों पीडीएफ आपको डेली बेसिस पे डेट वाइज यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बिहार न्यूज़ का पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 149 पर मंथ में लगेगा। पूरा मंडे टू सैटरडे का पीडीएफ डेट वाइज आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और करंट अफेयर फरवरी टू अक्टूबर 2021 यहाँ पे नोट्स आपको मिलेगा करंट अफेयर का, और अलग से आपको एमसीक्यू मंथली एमसीक्यू यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आप उसको रिवाइज कर सकें। 6th का पेपर जो देने जा रहे हैं और अपकमिंग जितने भी एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने जाना, ये ध्यान रखिएगा। ये इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 399 है। और यहाँ पे PYQ सीरीज रात में 8 बजे जो कि इसके बाद आपकी क्लास होगी विद एक्सप्लेनेशन ये आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ओनली 199 में। ठीक है, बाकी इनमें से किसी भी PDF की रिक्वायरमेंट हो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करना है। इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा, वहीं पर पेमेंट कर दीजिएगा और वहीं पर फिर आपको यहाँ पे इस कोर्स के बारे में सारे पीडीएफ्स प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दी जाएंगे। किसी भी तरह का कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन या फीडबैक देना हो तो आप मुझे PSC जर्नी 4 में दे सकते हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करते हुए चलें। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके क्लासेस को लाइव को लेकर के, और टाइमली आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकें। ठीक है, बाकी सोशल मीडिया अकाउंट आपको डिटेल्स में आपको मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से सारे सोशल अकाउंट्स को फॉलो कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं और मेरे साथ जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।